आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका को चीन और रूस मिलकर दे सकते हैं सख्त चोट। जापान से मिसाइल वाली दोस्ती बनी वजह। यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर। जेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की इजाजत पर होगी बात। आईआरजीसी के टॉप कमांडर का ऐलान। सीरिया पर इजराइल के हमले का लेंगे बड़ा इंतकाम। इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश में कई फौजियों के मारे जाने की खबर। 30 साल में हुआ पहला क्रैश या हमास ने बनाया निशाना। अलक्सा में फिर घुसे कट्टरपंथी सेटलर्स। इजरायली पीएम के दावों की उड़ रही धज्जियां। और एर्दोगान का डबल स्टैंडर्ड समझ के पार, कभी रूस के साथ तो कभी रूस के खिलाफ। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 11 सितंबर 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और जितनी थी हेडलाइंस उससे ज्यादा हमेशा की तरह होंगी खबरें। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के दौर में कनाडा से एक खबर आई है। कनाडा ने इजराइल को हथियार बेचने वाले लगभग 30 मौजूदा परमिट सस्पेंड कर दिए हैं। कनाडा की विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने इस सिलसिले में कहा कि कनाडा की पॉलिसी के मुताबिक कनाडा में हथियारों और उनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल गजा पट्टी में नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पॉलिसी है कनाडा की उसके मुताबिक कैनेडियन हथियारों का इस्तेमाल गजा पट्टी में नहीं हो सकता। दोस्तों, ये बड़े कमाल की बात है कि कनाडा की हुकूमत को यह आसमानी इल्म गजा में जारी जंग के 12वें महीने में हासिल हुआ कि उसके हथियार गजा में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन कोई ये तो पूछे कि अब तक कितने हजार टन हथियार इजराइल को पहले ही दिए जा चुके हैं और उसे अगले कई सालों तक जंग लड़ने के लिए कितनी मजबूती देते रहेंगे ये हथियार। कोई है जो ये सवाल करे। कनाडा ने इजराइल हथियार भेजने का ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ किया हुआ था, जिसे अब कनाडा ने खत्म कर दिया है। यानी अमेरिका न सिर्फ खुद इजराइल को तबाही का सामान दे रहा था बल्कि दूसरे ममालिक से भी गजा की तबाही का सामान इजराइल पहुंचवा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनवरी में कनाडा ने इजराइल के लिए नए हथियार परमिट को मंजूरी देना बंद कर दिया था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पहले ही जारी हो चुके परमिट्स पर हथियार एक्सपोर्ट हो रहे थे बदस्तूर, जिन पर अब रोक लगाने की बात कही जा रही है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से यह कहा गया है कि हम किसी भी तरह का हथियार या उसके पार्ट्स इजराइल को नहीं देंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये देखते हैं दोस्तों कि यह बयान कितना अमल में आता है। जितना ठोक कर कहा गया है उतना ही ठुका ठुकाया है या अंदर बहुत कुछ खोखला है। वैसे कनाडा में जारी सियासी उथल पुथल को इस फैसले के पीछे की वजह माना जा रहा है, वरना जो 12 महीने से चला आ रहा था वो आगे भी चल सकता था। इनका क्या जा रहा है, जान तो फलस्तीनियों की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और यूके के फॉरेन मिनिस्टर डेविड लैमी एक जॉइंट विजिट पर कीव पहुंचे। कीव यानी यूक्रेन की दारुल हुकूमत। उधर यूक्रेन ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने की तैयारी की है। इसके लिए लगातार वो अमेरिका और वेस्ट से इजाजत मांग रहा है कि भैया हमको इजाजत दो, हम लॉन्ग रेंज मिसाइल से ऐसी तैसी मार देंगे रूस की। इसके लिए यूक्रेन लगातार वेस्ट पर प्रेशर डाल रहा है। वेस्ट कैलकुलेशन कर रहा है कि फिर रूस क्या करेगा। ब्लिंकन की विजिट ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी राष्ट्रपति के चुनाव महज 2 महीने दूर खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को ईरान, नॉर्थ कोरिया से मिल रहे हथियारों की वजह से जो बाइडेन की हुकूमत बेहद फिक्रमंद है, खौफ में है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतनी हथेली लगाई, उसके बावजूद कहीं यूक्रेन की जंग का फैसला रूस अपने नजरिए से अपने पक्ष में ना कर ले। ये डर है। बढ़ते आगे। भारत में रहने वाले लोगों के लिए इजराइल से अच्छी खबर है। भारत में अमृतकाल चल रहा है। उधर इजराइल ने इंडियन मजदूरों के लिए फिर से वैकेंसी निकाली है। पिछले 10 साल से 15 लाख आने का ख्वाब देख रहे इंडियन सिटीजन्स के लिए इजराइल ने 15 लाख तो नहीं लेकिन 15,000 नौकरियां जरूर निकाली हैं। भारत से इजराइल ने इस सिलसिले में कांटेक्ट किया है कि 15,000 बंदे हमको दे दो। 10,000 मजदूर जो कंस्ट्रक्शन लाइन में और 5,000 हेल्थ सेक्टर में 10वीं तक पढ़े हो चलेंगे। भारत में बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल करते ही हुकूमत की तरफ से जुबानी तलवार चला देने वाले हिंदी चैनल्स और वेबसाइट्स इस खबर को सुनते ही लगता है इजराइल के एडवर्टाइजर बन गए हैं। वो लिखते हैं कि इजराइल के लिए चुने जाने वाले भारतीय क्रांतिवीरों को करीब 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा, वो भी 5 किलो राशन जो अब मिलता है रोज हर महीने
जो मुफ्त राशन है उससे ज्यादा मिलेगा और मुफ्त में रिहाइश भी मिलेगी। और क्या चाहिए, शादी भी करवा देंगे वो लोग। सैलरी के अलावा वर्कर्स को हर महीने 16,515 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। इतनी तो हमारे यहाँ के मजदूरों की पूरे महीने की कमाई भी नहीं होती जितना बोनस मिल रहा है, यानी बोनस में ही बम बम हो जाएगी। बाकी पहली सैलरी आते ही हर क्रांतिवीर लखपति बन जाएगा। पैसे के आगे जंग का माहौल भी हल्का लगता है। भला भूख और गरीबी से भी भयानक कोई जंग हो सकती है क्या? इसीलिए तो जंग के माहौल में लोग मजदूरी करने भी चले जाते हैं। इजराइल को 10,000 भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर और 5,000 केयरटेकर चाहिए। इसके लिए यकीनन भारत में लाखों बेरोजगारों की कतारें लग जाएंगी। हालांकि हुकूमत की तकरीरों में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मजदूरों की हथेलियों की लकीरों में हकीकत कुछ और है। मेरा मानना है कि अगली बार इलेक्शन में रोजगार का नारा बदलकर कुछ यूं कर दिया जाए, वोट यहां दो, नौकरी इजराइल में लो। बढ़ते हैं आगे। आज तबीयत बड़ी अलील है, हो सकता है धोखे में कोई बटन ऊपर का खुला रह गया हो तो माफ कीजिएगा। बदलता मौसम मुझे सबसे पहले पकड़ लेता है। खैर, लेकिन बदलते हुए लोगों को मैं पकड़ लेता हूँ। इजरायली मीडिया के हवाले से एक खबर है जो अल मयादीन ने छापी है कि इजराइल प्लंजिंग इनटू अबिस ऑन फेलियर आफ्टर अनदर। एक के बाद एक नाकामी की तरफ इजराइल बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से लगातार वो रसातल में जा रहा है। उसकी तबाही देखने को मिल रही है, पूरी दुनिया में गूंज रही है। और ये बात किसी और ने नहीं, लिक्विड पार्टी इजराइल की है, नेतन्याहू वाली, और उसकी एक पूर्व नेता ने कही है। और ये बात ये बताती है, और वो ये भी कहते हैं कि ये जो जंग चल रही है दरअसल एक स्कैंडल है। जो लोग 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार थे वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। कौन जांच करेगा कि किसकी कमी से सब कुछ हो रहा है? कौन देखेगा? बोले ये जंग खींची जा रही है क्योंकि अपनी नाकामियों को ढकना है। एहुद यातोम इनका नाम है। ये नेसेट यानी कि इजरायली पार्लियामेंट के एक पूर्व मेंबर हैं, एक साबिक मेंबर हैं। ये लिक्विड पार्टी से आते थे। लिक्विड पार्टी आप जानते ही होंगे वहाँ के, और कहते हैं कि भयंकर क्राइसिस है इजराइल में जिसे छुपाया जा रहा है, सिर्फ एक रुई का गाला है जिसे फुला फुला कर दिखाया जा रहा है। बढ़ते आगे। ईरान की IRGC ने फिर से इजराइल को बड़ी धमकी दी है, और ये इस्माइल हानिया के कत्ल के मामले से नहीं जुड़ी है, बल्कि अभी 3 रोज पहले, 2 से 3 रात पहले जो सीरिया में बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें 14 से 24 लोग मारे गए, बहुत से जख्मी हुए, बड़ा हमला हुआ, उसके लिए IRGC ने कहा है कि इसका अंजाम दर्दनाक होगा, तैयारी कर लो। इजराइल टू रिसीव स्टेंजिंग appropriate response for deadly Syria strike। जो जालिमाना और कातिलाना हमला किया है सीरिया में, उसके लिए माकूल जवाब हम देंगे, टॉप IRGC कमांडर ने कहा। ये ईरान की प्रेस टीवी की हेडलाइन है, और ये कहा गया है कि ये जो जुल्म बढ़ते जा रहे हैं अब इनका बहुत ही जल्दी हिसाब किताब होगा। खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर आसादी इन्होंने ये बातें कही हैं आज 11 सितंबर को। सर बढ़ते हैं आगे, जरा जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। सेवरल इजरायली सोल्जर्स किल्ड इंजर्ड इन चॉपर क्रैश इन सदर्न गाजा स्ट्रिप सिटी ऑफ रफा। हमने आपको ये खबर कल रात दिखाई थी, बता दी थी, तब आई थी, उसके बाद कंफर्म नहीं हो रही थी, फिर आज ये कंफर्म हुई, बल्कि आज सुबह दिखाई थी, माफ कीजिएगा आज सुबह दिखाई थी, कंफर्म नहीं थी, फिर दोपहर में कंफर्म हुई। वो पिछला एपिसोड हमने इस पे डाला। आप लोग कहते हैं वीडियो दिखाओ, बिना वीडियो दिखाई टाइटल की वजह से ही, थंबनेल की वजह से डीमोनेटाइज पड़ा है। बिना वीडियो दिखाई ये काम हो रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है यूट्यूब पर वीडियो। ऐसे हमने अलग जो छोटी स्टोरीज बनानी शुरू की है, नहीं मोनेटाइज हो रही। खैर छोड़िए, वो काम है हमारा, नहीं हो रही, क्या करेंगे, खबर देना है। तो भैया वो बताया गया कि उसमें उस चॉपर क्रैश में बहुत लोग मारे गए। इजराइल ने ये बताया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिमोनेटाइज लेकिन अच्छी चीज। उसमें उस वीडियो में हमने दिखाया कि इजराइल ने कहा है कि 2 लोग मारे गए हैं, 7 जख्मी हुए हैं, जबकि अब खबर यह है कि 7 लोग मारे गए हैं और बड़ा हादसा है। और इसके बारे में प्रेस टीवी ने खबर छापी है, और ये उन्होंने कहा है कई फौजी मारे गए। और इरना न्यूज का ये एक्स पर पोस्ट है कि हेब्रू लैंग्वेज न्यूज वेबसाइट वाला के हवाले से उन्होंने ये खबर दी है कि ये सिक्रो स्काई UH-60 ब्लैक हॉक है।
अगर मैंने हेडलाइन में अपाचे बोला हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ब्लैक हॉक है। ब्लैक हॉक ने जो है गजा में ये गिरा है और ये बताया जा रहा है कि 30 साल पहले ये इजराइल की एयरफोर्स में शामिल हुए थे हेलीकॉप्टर्स। तब से अब तक कोई हादसा नहीं हुआ, ये पहला हादसा है। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है या हमास के रॉकेट से मारा गया है, ये तो हमास कोई वीडियो जारी जब करेगा तब पता चलेगा। फिलहाल इजराइल इसे टेक्निकल फॉल्ट बता रहा है और उसकी जांच चल रही है। सर बढ़ते आगे, अल-अक्सा मस्जिद में बेहुरमती जारी है। कट्टरपंथी यहूदी लगातार उसमें घुसकर अपनी टाइप की पूजा वगैरह इबादत वगैरह कर रहे हैं। पूजा का मतलब ही इबादत है, हिंदी लफ्ज़ है, लोग ना समझा करें कुछ भी। ये लेट रहे हैं, साष्टांग हो रहे हैं, बस टोपी लगी हुई है, नीचे लेट रहे हैं, पता नहीं किसको जो है ये शीश नवा रहे हैं। ये आपको पता है कि उस तरफ टेम्पल माउंट इसे ये कहते हैं। तो ये लगातार घुस रहे हैं, इजरायली फोर्स इन्हें घुसने दे रही है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जो यथास्थिति है वो कायम रहेगी। लेकिन क्या ये यथास्थिति है? जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी यहूदी यहाँ एंटर नहीं कर सकता। फिर ये कट्टरपंथी कहाँ से घुस रहे हैं? ये कल को कोई हरकत कर देंगे, कोई अपनी मूर्ति रख देंगे। अच्छा हुआ ये तो मूर्ति मानते नहीं हैं। अगर ये मानते होते तो अब तक कोई मूर्ति रख के कह देते कि देखो ये हमारी मूर्ति निकली है, यहाँ हमारा ये था, हो सकता है ये कह देते। लेकिन ये अच्छा है कि कोई मूर्ति मानते नहीं है, तो इनकी मूर्ति प्रकट नहीं हुई है। ये बात यहीं तक समझी जाए और कहीं ना समझी जाए, आप लोग समझने बहुत लगते हैं। तो टालमुडिक राइचुअल्स को ये अदा कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जो कहते हैं कि यथास्थिति बरकरार है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि बिना परमिशन के किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। बताएं ये उग्रवादी किस्म के लोग जो फसाद करवाना चाहते हैं, क्या उनकी मर्जी से घुसे हैं? ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान अपनी पहली ऑफिशियल फॉरेन विजिट पर इराक पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने 14 कॉपरेशन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए हैं। ईरान और इराक के बीच 14 कॉपरेशन डॉक्यूमेंट्स या 14 मुआहदे हुए हैं, समझौते हुए हैं। इनमें सिफारती से लेकर तिजारती तक कई रिश्ते हैं। सिक्योरिटी के नज़रिए से बड़ा एक समझौता है। बहुत डिटेलिंग है, अगर बताएंगे प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। रूस की तरफ से सीधी धमकी दी गई है वेस्ट को, अमेरिका समेत, कि रूस और चाइना मिलकर रिएक्ट करेंगे अगर यूएस ने जापान में अपनी मिसाइलें डिप्लॉय की। क्योंकि खबर यह आई थी कि एक मिलिट्री ड्रिल के लिए जापान में अमेरिका की कुछ मिसाइलें पहुंचने वाली हैं। रूस ने इसे सिर्फ ड्रिल नहीं, दूसरे नज़रिए से देखा। उन्होंने कहा, रूस और की तरफ से कहा गया, और ये जो उनकी ज़ाखारोवा है, फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया ज़ाखारोवा, रशिया की, इन्होंने कहा कि रशिया एंड चाइना विल रिएक्ट एंड नॉट ओनली पॉलिटिकली if the United States deploys missile in Japan and not only politically, यानी चाइना और रशिया रिएक्ट करेंगे, जवाब देंगे, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं। जो नहीं कहा वो समझ लिया आपने, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं देंगे, नॉट ओनली पॉलिटिकली। ये सीधी थ्रेट है वेस्ट को कि फिर अंजाम कुछ भी हो सकता है। आपको सत्ते पे सत्ता मिलेगा, अट्ठे पे नैला मिलेगा, नैले पे दहला मिलेगा। अब एक खबर है, ये स्पुतनिक रूसी एजेंसी के हवाले से, कि यूक्रेनी फोर्सेस ने जो रिग होता है और रिच भी कहते हैं उसे, बहुत से अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, खैर क्रिम 2 नाम का जो रिग है, वहाँ रिज है, ड्रिलिंग रिज, वहाँ पर ब्लैक सी में जाकर हमला किया रूस का। ये होते किस लिए हैं? समंदर से तेल की ड्रिलिंग करने के लिए, समंदर के अंदर जो तेल होता है उसकी ड्रिलिंग के लिए इस पर जाकर हमला किया, इसे तबाह करने की या कब्जाने की कोई कोशिश की थी। फिर वहां पर रशियन नेवी की फोर्स पहुंच गई। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बताया। इसके बाद उन्होंने 14 यूएस विलर्ड सी फोर्स बोट्स को सीज कर दिया, मतलब जो है सीज करने आई थी मोबाइल प्लेटफॉर्म को। इसमें से उन्होंने हमारे सर्विसमैन ने, रशियन सर्विसमैन ने, और ब्लैक सी फ्लीट जो है रशिया की, उसने 8 जो बड़ी बोट्स थी जिसमें आए थे यूक्रेनी, उन्हें तो तबाह कर दिया, डुबो दिया। और उसके अलावा बाकी जो 6 थी वो भागने में कामयाब रहीं। इन 8 बोट्स में 80 ट्रूप थे यूक्रेन के, 80 फौजी, वो मारे गए। इवन वो 6 ड्रोन, जो 6 बोट्स भागी हैं यूक्रेन की, वो अपने लोगों की लाशें तक छोड़ गईं,
उन्हें तक नहीं लिया और घायलों को भी छोड़ गई। ये यहाँ लिखा हुआ है, अनदर 6 यूक्रेनियन बोट्स रिट्रीटेड विदाउट इवन अटेम्प्टिंग टू पिक अप देयर वुंडेड कॉमरेड्स हु रिमेन्ड इन द वाटर, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड। घायलों को नहीं ले गई, मरो को तो छोड़ ही दिया। तुर्की का डबल स्टैंडर्ड सामने आया भैया। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एक वीडियो मैसेज में कहा है फोर्थ क्रीमिया प्लेटफॉर्म पे कि भाई क्रीमिया जो है, जो रूस जीत चुका है पहले ही कुछ साल पहले, जहां रूस का होल्ड है, क्रीमिया यूक्रेन को वापस दे दिया जाए। यूक्रेन को क्रीमिया वापस दे दिया जाए और जो है जंग रोक दी जाए यूक्रेन और रूस में, और फिर मिलकर आगे बढ़ा जाए। इन्होंने ये कहा कि आवर सपोर्ट फॉर यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज अनवेवरिंग एंड क्रीमियाज रिटर्न टू यूक्रेन इज मैंडेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्रीमिया को आप यूक्रेन को वापस करें। व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा किया। अब इनकी डिप्लोमेसी चचा की समझ में नहीं आ रही। एक बार तो ये ब्रिक्स में भी घुसना चाह रहे हैं, इन्हें इनविटेशन भी मिल गया कि आओ, होने वाली है उलानबटार में समिट, आ जाओ। दूसरी तरफ ये यूक्रेन से मोहब्बत निभा रहे हैं कि क्रीमिया, अरे कोई जीती हुई जमीन जो तस्लीम कर ली गई है कि अब जीत ली गई है, उसे कौन वापस कर देता है? क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। खैर, इससे मिलते हैं तो इसकी, उससे मिलते हैं तो उसकी। खैर, चाइना और सऊदी अरब रिश्ते वसी कर रहे हैं, गाढ़े कर रहे हैं, और कई और उनके बीच मुआहदे हो रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना हैं ली जियांग, वो पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ली कियांग उन्होंने मुलाकात की और कई चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर भी, और उसके अकॉर्डिंग जो नए हालात बन रहे हैं उसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है इनके रिलेशंस में। आज के लिए दुनिया भर की खबरें बस इतनी ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। खबरें तो कभी कभी दिल दुखाने वाली होती हैं। मैंने सोचा कुछ खबरें बदल दें, गज़ा से आपको थोड़ा शिफ्ट कर दें और थोड़ा सा अलग और खबरें देते हैं। ये कोशिश पसंद आई हो तो बताइएगा। तबीयत थोड़ी नासाज है, कोई गलती बोलने में हो गई हो, किसी तलफ़्फ़ुज़ में हो गई हो, आवाज़ हल्की रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। पसीना देख रहे हैं ना, बुखार, नज़ला, ठीक है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।